आफ्टरनून। कहाँ पे थे हम लोग? रेनासा देख रहे थे। कल तो बस ऐसे ही कहानी हुई थी। रेनासा जो टॉपिक है, हमने आपसे बात किया था कि इस टॉपिक को विभिन्न डायमेंशन में बांट के देखना है। कोई भी टॉपिक हम जब उठाते पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट क्या है ये जाना और समझा। तो हमने रेनासा का एक डिफिनीशन देखा था, नोट्स में है, उसमें भी है कि रेनासा हमने बात किया था कि बेसिकली 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में घटित होने वाला एक आंदोलन है। इस आंदोलन में क्या है कि जो है रोमन जो अतीत था, एंशिएंट टाइम, लोग थे यहां 16वीं 17वीं शताब्दी में, लेकिन हजारों वर्ष पहले अतीत से वो प्रेरणा ले रहे थे। और जो मध्यकाल है बीच में, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश भी था। क्यों ऐसा आक्रोश था? क्योंकि हमने कहा था कि जो मध्यकालीन जो दौर था, उस दौर में यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मामलों में काफी सारी गिरावट आ गई थी, समस्याएं चल रही थी, लोग आगे बढ़ के कोई विशिष्ट कर नहीं पा रहे थे। इसी दौरान हमने कहा कि 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में, ये 16वीं की जगह 15वीं भी इसको कर लिया जाता है कई बार, ये ध्यान में रहे। ये तो पुनर्जागरण क्या है, हमने कंसेप्ट के स्तर पर ये बात किया था कि अतीत से प्रेरित आंदोलन है जिसमें कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में यूरोप में एक नए युग में प्रवेश किया और यहीं से आधुनिकता की नींव पड़ी। फिर हमने बात किया था कि इसके पीछे कई रीजन है, कारण, और उन दोनों का जो यूरोपीय बदलाव है उसी में वो कारण है। उस दौरान हमने कहा कि यूरोप वाले इधर एशिया में खासकर जो मुस्लिम कंट्री हैं, तो इधर तुर्कों और उधर जो क्रिश्चियन हैं उनके बीच में कई सारे धर्म युद्ध हुए, और उन धर्म युद्धों की वजह से आपस में अपने देखेंगे कि टकराव तो हुए ही, साथ ही साथ बहुत सारे लेन देन हुए। इधर के ज्ञान की बहुत सारी चीजें यूरोप गए और वहां उन्होंने उसे सीखा और वो प्रेरित हुए कि दूसरे इलाके के लोग ज्ञान विज्ञान में इतना कर रहे हैं और हम इसमें पीछे हैं। दूसरा चीज हमने कहा कि किसी भी समाज में, याद करिएगा अपना ही देश है, कि समय समय काल में अपने देश में बहुत सारे आंदोलन और क्रांतियां हुई हैं। तमाम आप लोग पढ़ेंगे, 9-10 के किताबों में भी आप लोग पढ़े होंगे। बुद्ध का दौर है तो बुद्ध और महावीर ने क्रांति किया। आप कबीर नानक का जो दौर है मध्यकाल में, आप लोग देखेंगे मध्यकाल में आंदोलन संतों ने चलाया समाज में बदलाव के लिए। तो किसी भी युग में, आधुनिक काल में आप लोग पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के भारत में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, कई सारे विचारक हुए जिन्होंने आंदोलन चलाया अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो कुरीतियां आई थी उसके खिलाफ। उसी प्रकार जो यूरोप में इन दिनों ये जो कुरीतियां हैं 15वीं 17वीं शताब्दी में, उन कुरीतियों के खिलाफ कई सारे व्यक्ति उठ खड़े हुए, कई सारे लेखक, विद्वान, और उन्होंने कलम चलाई। उस युग की जो समस्याएं हैं उसके प्रति क्या है, और लोगों को का ध्यान आकर्षित किया, अपने लेखों से तीखे सवाल किए। उन दौरान क्या है, जो सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, उसके ऊपर प्रहार किया। एग्जाम्पल द प्रिंस में हमने कहा कि मैकियावेली ने ये कहा कि भाई जो राजतंत्र में जो गिरावट है, इस प्रकार जो लोगों का जो लाइफ है, जो अधिकार है, जो कुचले जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। राजा की ड्यूटी है कि लोगों के अधिकारों की स्थापना करे। तो मैकियावेली जैसे लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि राजनीति पर सवाल उठाए। मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने, उसके पहले इरास्मस जैसे लोगों ने, प्रेज ऑफ फाली में इरास्मस ने, आगे मार्टिन लूथर ने उस दौरान के जो धार्मिक कुरीतियां हैं उस पर जबरदस्त प्रहार किए। जो चर्च के अधिकारी थे, जो उनका शोषण था, उनका जो तरीका था, उसको जनता के सामने पर्दाफाश किया और कहा कि भाई ये तरीका सही नहीं है। धर्म मानेंगे, बाइबल मानेंगे, ईसा मसीह मानेंगे, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार जो अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं और धर्म के नाम पे ठगी कर रहे हैं,
ये नहीं होना चाहिए। तो जो धार्मिक कुरीतियां हैं उसके खिलाफ बहुत सारे विद्वानों ने सवाल उठाए। हमने कहा कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ सवाल उठाए गए, राजनीतिक जो समस्याएं थी, राजनीति में जो प्रॉब्लम था उसके प्रति। और यही वो दौर है कि हमने कहा कि बहुत सारी नई खोजें हुई। ये नई खोजें सामान्य खोजें नहीं थी, इन्होंने दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया। अब तक की सारी दुनिया मानव इतिहास में जियोसेंट्रिक, इस ब्रह्मांड का जो कॉस्मस है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का ऐसा तो कोई आकार नहीं कर सकता है, लेकिन हां जो कॉस्मस है, ब्रह्मांड, उसको अभी तक लोग क्या समझते थे? जियोसेंट्रिक, भू केंद्रित। सामान्य हमारे जीवन में दिन रात यही हमें दिखता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज चक्कर लगा रहा है, सवेरे पूरब में उगा, शाम को पश्चिम में डूब गया। लेकिन बात ठीक उल्टी है। कॉस्मस ऐसा है नहीं, खासकर हमारा जो ज्ञात संसार है, जितना हम जिस प्लैनेट के आगे पीछे जिन ग्रहों में हम रहते हैं, 9 ग्रहों का जो सिस्टम है, तो लियोसेंट्रिक थ्योरी आई। ये नई खोजें दी लियोसेंट्रिक, और हमने कहा कि किसने दिया? कोपरनिकस ने। इसी में प्रूव किया इसी की बात को कौन? गैलीलियो। और ये था कि भाई ये जो सन है ये मेनली सोलर सिस्टम का सेंटर है, पृथ्वी से दूसरे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं सभी। ये जो नया खोज था इसने पूरे का पूरे लोगों का सोचने का तरीका ही बदल दिया, और दुनिया में यहीं से सारी आधुनिकता को बढ़ावा मिला है। खासकर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स का दरवाजा यहीं से खुलता ही है। कोपरनिकस, गैलीलियो, उसके बाद आ गया न्यूटन, है ना। इसी बीच में इसके पहले आ गया कैपलर। इस सिद्धांत में बढ़ोतरी होती गई। इसी बात को आगे गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके प्रूव किया, दिखा के। बकायदा कैपलर आया तो ग्रहों की जो इक्लिप्सिक जो कि ऑर्बिट जो है, उसको ऑर्बिट का कक्षा निर्धारण किया। और न्यूटन आया तो इसने पूरे ब्रह्मांड के गति के 3 नियमों के माध्यम से व्याख्या ही कर दी। गति का नियम 1, गति का नियम 2, गति का नियम 3। आप लोग पढ़ते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये चीज आगे न्यूटन आता है अगले काल में। इसी के बाद जो अगला दौर है उसको कहते हैं एज ऑफ इनलाइटमेंट। और इसके बाद ज्ञान का युग आया पुनर्जागरण के बाद। तो पुनर्जागरण में हमने कहा कि ये नई खोजें हुई। और इसी दौरान हमने क्या कहा आप लोगों से कि ये जो खोज हो रहा था सब यूरोप में हो रहा था, और यही वो दौर है। तो हमने कहा कि तुर्की में, हमने क्या कहा? तुर्की का कुस्तुनिया जो कंस्टेंटाइन पुल है, यहां से लोग भाग गए, भगा दिए गए। और पहले क्या होता था पुराने जमाने में? एक और कंसेप्ट हमने आप लोगों को दिया था, देखेंगे। एक होता है न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, और एक है ओल्ड वर्ल्ड। इस पुनर्जागरण काल से पहले की जो दुनिया है उसको हम कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। ध्यान में रहे, यहीं से आज की दुनिया हमारे सामने आई है, इसी युग से। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को न अमेरिका की जानकारी थी, उत्तर न दक्षिण, न ऑस्ट्रेलिया, न न्यूजीलैंड, ये बहुत सारे पैसिफिक के दूसरे कई सारे महासागरों के छोटे छोटे द्वीपों स्थानों की जानकारी ही नहीं थी। लोग पहले क्या थे? एंशिएंट टाइम से ही इंडिया, चाइना, यूरोप आपस में कनेक्टेड था एंशिएंट मिडिवल एज में। तो उन दिनों मेन जो रास्ता, जैसे चाइना से सिल्क रूट निकल के आता था, ऐसे होते हुए इधर जाता था। इंडिया से भी ऐसे ही हम जाके इसमें मिल जाते थे सिल्क रूट। इधर चाइना से समुद्र के रास्ते भी लोग इंडिया से यहाँ, इंडिया से ऐसे जाते थे, और दोनों रास्ते जाके तुर्की में मिलते थे पुराने जमाने में। हमने कहा कि एक तो बदलाव हुआ कि इन लोगों का मार्ग बाधित कर दिया गया। इन्होंने कहा नहीं आने देंगे बेटा आप, नहीं तो यहां पे हम जिस दर से वस्तु दे रहे हैं वो ले जाओ। और भारत से मसाला, भारत से सूती कपड़ा, रेशमी वस्त्र, ये सब जाता था इधर। अब ऐसी स्थिति में जब भारत के बहुत सारे जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो आर्टिकल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, जिसके ऊपर यूरोप का लाइफ पूरा क्या था,
चलता था, निर्भर था। अब उनकी क्या है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल शॉर्टेज हो गया यूरोप में। और यही वो दौर है कि कोपरनिकस जैसे लोग कर रहे हैं पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। तो लोगों ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया यार कोई ना कोई रास्ता होगा भारत आने के लिए, और यही खोजबीन चालू हुई। थोड़ा प्रयास लगा, एक आदमी बार्थोलोमेव डियाज अफ्रीका तक आया, चला गया, हिम्मत नहीं हुई। फिर अगला एक कोलंबस इधर गया, उसको लगा कि इंडिया आ गया, नाम दिया, है ना, यहाँ के लोगों को रेड इंडियन, न्यू इंडीज। बाद में एक दूसरे ने खोज के कहा कि नहीं नहीं, अमेरिगो वेस्पुची ने। इसी बीच एक और आ गया, बीच में तीसरा इधर भारत पहुंच गया 1498 में। कौन? हाँ, वास्को डी गामा। फिर से इधर इंग्लैंड से एक और कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। एक मैगलेन, और यहां से भारत में पैसिफिक होते हुए इन एरिया से। तो लोगों ने पूरी धरती नाप दी। दीज वेयर द न्यू डिस्कवरीज, है ना, इन रेनेसांस। लोगों का पूरा होराइजन, सोच समझ ही यहां से बदल गया। ठीक है। तो रेनेसां में जो चीजें घटित हुई वही है। तो हमने कहा कि रेनेसां में क्या है कि सब नई खोजें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों का सोच का तरीका, है ना, लोगों का काम करने का ढंग यहां से बदलता चल गया। तो हमने कहा था कि इसमें कंसेप्ट जानना है आपको, रीजन जानना है, जो मेजर पर्सनालिटी हैं उनमें से 5-7 के बारे में जरूर जानना है, याद रखना है। उन पर्सनालिटी के ऊपर खूब बढ़िया से 15 शब्द के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक लिस्ट हमने दे दी है, 3-4 साहित्यकारों के नाम, उनकी रचनाएं और उसमें वो क्या बोल रहे हैं। 2-3 साइंटिस्ट के नाम, जो हम बार बार बोल रहे हैं वही, और उनके खोज, है ना, ये चीज है। एक चीज और हमने कहा था कि इस दौरान पुनर्जागरण से पहले क्या था, जो मध्यकाल वाला जो दौर था, इस दौर में क्या था, मिडिवल एज में, कि लोग जो कि है ट्रांसडेंटल, पारलौकिकता में ज्यादा विश्वास करते थे। इस जीवन को बहुत महत्व नहीं, ह्यूमन लाइफ को बहुत महत्व नहीं, धर्म और ईश्वरीय कर्म कांड पूजा पाठ लोगों के जीवन में बहुत हावी था। पादरी ऐसे करते भी थे, यही दिन रात धर्म के नाम पे उनसे टैक्स लगाते थे, क्षमा पत्रों की, इंटेलिजेंस की बिक्री करते थे। यह है, मान ही लिया गया था कि मनुष्य पापी है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, कोई इसका पोटेंशियल सामर्थ्य नहीं है, भाग्य के अधीन है, ये चाहिए। लेकिन इस दौरान इस टेंडेंसी में भारी बदलाव आया। कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, तो इस दौरान ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच आया। यहां पे क्या है, रिलीजन सेंट्रिक है मध्यकाल में। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का मतलब, भैया मनुष्य ईश्वर की बहुत बड़ी रचना है, ईश्वर को मानेंगे हम, ईश्वर को विरोध नहीं करते हैं, उसका विरोध नहीं है, लेकिन मनुष्य को के रूप में ईश्वर ने बहुत बड़ा क्रिएशन बनाया है और उसको बहुत सामर्थ्य दिया है। हमारा विषय ऐसी दुनिया जिसको हम नहीं देखे हैं, नहीं, इस वर्तमान दुनिया, मनुष्य के सुख दुख, उसकी गरिमा, उसका पोटेंशियल, उसका सामर्थ्य ये होना चाहिए। तो इस दौरान ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म, सेकुलरिज्म, दीज वेर द इसेंशियल आइडिया एंड फीचर ऑफ द रेनेसां पीरियड। यही वो मूल आधुनिक विचार है ना, कि जिसको हमने, जिन विचारों ने हमें आपको यहां तक पहुंचाया है, वो यही आ रहा है। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई कंसेप्ट जाने, रीजन, और वो लोगों के बारे में 2-3 साहित्यकार, 2-3 कलाकार। इसी दौरान आप जानिए, एक से बढ़कर एक साहित्य, आप लोग एनसीईआरटी ही उठा के देखिए, 9-10 में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भूल गई होंगी। इस दौरान एक से बढ़कर एक कलाकार आए, उन्होंने शानदार कलाकार कारिता की, उनमें हम आगे राइड ऑन में कुछ कराएंगे, तब एक बार और बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इसमें पुनर्जागरण में हम संकल्पना देख लिए थे, कारण देख लिए थे, कुछ व्यक्तियों के बारे में चर्चा हुई थी, और हम लोग इसका जो आउटकम है, रेनेसां का जो आउटकम, कि इस मूवमेंट से क्या हुआ, क्या परिणाम है, तो उस परिणामों में हमने पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल देखा है। यही देखा है ना अभी तक। रेनेसां के परिणाम हम बात कर रहे थे ना पिछले टॉपिक में।
यही हुआ था ना, पॉइंट याद कीजिए। हमने कहा था कि इसका जो अब रेनेसां बहुत बड़े बदलाव लेकर आया। लाइफ का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जीवन का जहां पर प्रभाव उत्पन्न न हुए हो। और हमने कहा कि पूरा का पूरा यूरोपीय सोसाइटी में बहुत जबरदस्त बदलाव हुआ। सोसाइटी और साथ खासकर जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सोसाइटी में, हमने कहा कि वहां के समाज में क्या है, समाज और राजनीति एक ही पिरामिड से समझ लिया जाता है। तो हमने इस पे आपसे बात की थी। यूरोपीय समाज में उन दिनों क्या है कि भाई सबसे ऊपर राजा होते थे, बीच में क्या है कि इधर जो है चर्च होता था, इधर क्या है फ्यूड होते थे, और नीचे कॉमन मैन होते थे। अब उन दिनों के समाज में क्या था कि जो फ्यूड है, भूमि पर सामंत, जो बड़े बड़े भूमि के मालिक लोग होता है, समाज में उन्हीं का वर्चस्व था, है ना। वे जनता पर कई मामलों में टैक्स भी लगाते थे। जो चर्च है उसके पास भी, चर्च अपने आप में एक फ्यूड जैसा था, उसके पास अकेले 20% भूमि थी चर्च के पास, और चर्च भी तमाम प्रकार के टैक्स लगाता था। राजा को टैक्स तो दिया ही जाता था। ये चीज इन दिनों चर्च क्या करता था, कई टैक्स लगाता था। एक 1/10 एक 10वां हिस्सा कर लगाता था चर्च इस पे किसानों पे, जिसको टाइथ बोला जाता था। इसके अलावा देखेंगे चर्च, और भी याद करिए, वो इंडल्जेंस की बिक्री, वही क्षमा पत्र जिसको हमने कहा था कि पैसा लेकर के और एक सर्टिफाइड देना कि भाई आपको क्षमा किया जाता है। तो इन दिनों क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर था इसमें चेंज आया पुनर्जागरण की वजह से। इस कॉमन मैन में कौन थे, हमने कहा लेखक हैं, विद्वान, व्यापारी, मजदूर, किसान। पुनर्जागरण की वजह से इस मध्यम वर्ग से, जो मध्यम वर्ग क्लास है, उसका अपग्रेडेशन हुआ। समाज में विद्वानों की साख बढ़ी, पूछ बढ़ी, तो उनके महत्व को कद में वृद्धि हुई। लेखकों के कद में वृद्धि हुई, कलाकारों के कद में वृद्धि हुई, क्योंकि वही लिख पढ़ रहे थे, वही बहुत सारा काम कर रहे थे। और इसी दौरान व्यापार में वृद्धि हुई, तो व्यापारियों का कद में वृद्धि हुई। अब किसान मजदूर में तो वो स्थिति नहीं आई। अभी आगे आने वाले आंदोलनों के बाद यूरोप में किसान मजदूरों की, खासकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वाले दौर में वृद्धि हो रही, अभी नहीं। और साथ साथ हमने कहा कि जो राजा महाराजा थे, इन्होंने इस पे, चर्च पे और इन पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की, क्योंकि जनता नीचे से मांग रही थी सीधे राजा से कि हम राजा रहना चाहिए, राजा पावरफुल बने, हम तो यही चाहते हैं, ये बिचौलिए नहीं चाहिए ना, ये चीज है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमने कहा कि वहां के सामाजिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। उन पॉइंट्स को हमने लिखाया था। सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया उसमें दो बातें, एक तो सोसाइटल स्ट्रक्चर बदला, ये स्ट्रक्चर कि ऊपर वाले का कद नीचे गया और नीचे वालों में से ऊपर गया, ये स्ट्रक्चरल चेंज है, संरचनात्मक परिवर्तन। और दूसरा, इसी समाज के लोगों के सोच में परिवर्तन आया। यही समाज मध्यकाल में अलग सोचता था और इस ढंग में अलग सोचने लगे। अब क्या है, इस समाज में आधुनिक विचारों को महत्व मिला। तर्क करो, बुद्धि विवेक लगाओ, खोज करो, मनुष्य को महत्व दो, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को महत्व दो, समानता स्वतंत्रता जैसी बातें की जाने लगी। हालांकि अभी भी उसको आगे बढ़ोतरी मिली, लेकिन यह चीज तो समाज के सोच में, गतिविधियों में, तरीके में बदलाव आया, समाज की संरचना में बदलाव आया। ये चीज हमने लिख लिया। राजनीति में तो हमने कहा कि राजनीति में क्या रहा कि जो राजनीति में जो फ्यूड और जो चर्च का वर्चस्व था उसमें कमी आई, और कई जगहों पे राजाओं ने कानून बनाए और चर्च के ऊपर नियंत्रण किया। ध्यान में रहा, इस दौर में जगह जगह मांग की जाने लगी कि भाई राजनीति से धर्म को अलग किया जाए। और इसी दौर में हमने कहा कि वेस्टफेलिया नामक जगह पर बैठक हुई, वेस्टफेलिया के ट्रीटी हुई और राज्य को धर्म से अलग किया गया। तो राजनीतिक परिवर्तन क्या थे, सेकुलर पॉलिटिक्स को बढ़ावा, राजा के महत्व और कद में, स्टेट के महत्व में, सोवरेनिटी में बढ़ावा मिला। वेस्टफेलिया के संधि में भी कहा गया था कि जो राज्य है उसके सोवरेनिटी में किसी बाहरी आदमी को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, संप्रभुता में अकेले वो। तो राज्य इस दौर में जो क्या है ना, बड़े ऐसी स्थिति में नेशन स्टेट को बढ़ावा मिला।
ना, यही वो दौर है। और यही वजह है कि आप देखेंगे जो यूरोप के जो बड़े बड़े नेशन हैं, खासकर इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, इनका बड़ी तेजी से राइज हुआ इस दौर में। और यही देश है वो कि ताकतवर बनते गए, खासकर इनमें सबसे ज्यादा इंग्लैंड, क्योंकि कुछ ही समय बाद आगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और ताकतवर बाकियों में भी हुआ समय काल में यह है। तो उसकी शुरुआत सब इसी पुनर्जागरण से ही हुई, ये ध्यान में रहे। तो हमने अभी तक इसके राजनीति में हमने कहा कि सेकुलर पॉलिटिक्स को बढ़ावा, राज्य की शक्ति में वृद्धि, राज्य पर नियंत्रण रखने वाले सामंत और चर्च जैसे संस्थानों के महत्व में कमी, और राजनीतिक अधिकारों और लोगों के जीवन संपत्ति संबंधी अधिकारों को बढ़ावा मिला और राज्य द्वारा इसको संरक्षण किया गया। ये दो चीजें हम देख चुके हैं। अब इसी में हम लोग अगला जो बात करेंगे वो होगा, तीसरा पॉइंट हम आते हैं, और वो होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट, आर्थिक परिणाम। दो दो तीन तीन बातें नोट्स में भी है, चर्चा करते जाएंगे, एक एक कुछ कुछ राइट डाउन करते जाएंगे आप लोग। फिर से एक बार जरूरत है थोड़ा सा समझने की, इसलिए फिर समझ लें अब आर्थिक नजरिए से केवल, और अब हम आगे थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे, ये ध्यान में रहे। अब सुनिए क्या हुआ। पुनर्जागरण के दौरान हमने कहा कि राजनीति बदली, समाज बदला, उस पर हमने समझ लिया था, राइट डाउन कर लिया। अर्थव्यवस्था में भी बड़े स्तर परिवर्तन हुए। वो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए उसमें 4-5 बातें समझ लें, वही हमने लिखेंगे। पुनर्जागरण जब हुआ तो देखेंगे यहां यूरोप में व्यापार वाणिज्य में काफी वृद्धि हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स में काफी वृद्धि हुई। जब ट्रेड एंड कॉमर्स में वृद्धि होगा तो सिटीज का, अर्बन सेंटर का वृद्धि हुआ, तो एक तो ये हुआ, ठीक है। दूसरी चीज याद करिए, अब लोगों ने नया नया स्थान खोज लिया, नया नया जगह खोज लिया। तो अभी तक यूरोप वाले केवल अटलांटिक के अगल बगल व्यापार कर रहे थे, अब अटलांटिक के पार, है ना, देखेंगे ट्रांस अटलांटिक, भूमध्य सागर से, हिंद महासागर से जगह जगह व्यापार होने लगा, है ना। तो ट्रेड में वृद्धि हुई, इंटरनेशनल ट्रेड में। दूसरी दौरान याद करिए एक सिंपल फैक्ट कि यही वो दौर है जब आपके देश में यूरोप वाले आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना, पढ़ते हैं आप लोग, फिर उसके कुछ समय बाद जो कि अंग्रेज आए थे, डच आए थे, डेन आए थे, बड़े बड़े जहाज और कंपनी लेके। आप पढ़ते हैं भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, कंपनी ने शासन किया। तो यहां जो इकोनॉमिक चेंज हुआ उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज का उदय हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी, शेयर मार्केट का उदय, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का उदय, ये इसी दौर की खासियत है। क्लियर है? हाँ, तो यही चीज पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों के कुछ कुछ पहले नोट करते हैं, देखते हैं कि अगर नोटिंग में अगर ऐसा रहेगा कि कुछ कुछ पीपीटी से हम करें तो दोनों कर लेंगे, है ना। कुछ कुछ चीजें हम इसमें करेंगे। आर्थिक वाले में पहले पॉइंट वाइज कुछ चीजें राइट डाउन कर लें। पुनर्जागरण का आर्थिक जो परिणाम है, पहला पॉइंट लिख लेंगे। पुनर्जागरण के कारण व्यापार एवं वाणिज्य में काफी प्रगति हुई। द रेनेसां लेड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स। द रेनेसां लेड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार एवं वाणिज्य में, है ना, उल्लेखनीय प्रगति हुई या वृद्धि हुई, जिससे अनेक नगरों का विकास हुआ, रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ मेनी टाउन्स एंड सिटी। रिजल्टिंग इन द
राइज ऑफ मेनी टाउन्स एंड सिटी, जिससे अनेक नगरों का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे या इसी में लिख लेंगे एक ही में। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। द बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व्ड, द बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व्ड, बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, जिससे निवेश और पूंजी संचय को बढ़ावा मिला, जिससे निवेश एवं पूंजी संचय को बढ़ावा मिला, निवेश एवं पूंजी संचय को बढ़ावा मिला। इन इंग्लिश कॉमा देकर लिख सकते हैं कि प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, कॉमा देकर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। बैंकिंग पूंजी संचय और निवेश को बढ़ावा मिला। लिख लेंगे व्यापार मार्गों और समुद्री खोजों ने, व्यापार मार्गों एवं समुद्री खोजों ने नए बाजारों एवं उपनिवेशवाद, व्यापार मार्गों और समुद्री खोजों ने नए बाजारों एवं उपनिवेशवाद के मार्ग को प्रशस्त किया या उपनिवेशवाद की नींव रखी। ट्रेड रूट्स एंड मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन, ट्रेड रूट्स एंड मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन led to the foundation for new market. Maritime exploration led to the foundation of new market and colonialism. एक लाइन और जोड़ सकते हैं इसमें कि पुनर्जागरण ने पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पुनर्जागरण ने पूंजीवाद की अवधारणा को जन्म दिया। The Renaissance gave birth to the idea of capitalism. The Renaissance gave birth to the idea of capitalism. पुनर्जागरण ने पूंजीवाद की अवधारणा को जन्म दिया। एक लाइन उसमें जोड़ सकते हैं और कि जिसने आधुनिक आर्थिक प्रणाली का बेस तैयार किया, आधार तैयार किया, जिसने आधुनिक आर्थिक प्रणाली का आधार तैयार किया। Laying the foundation for the modern economic system. Laying the foundation for the modern economic system, जिसने आधुनिक आर्थिक प्रणाली का मार्ग या नींव रखा या मार्ग प्रशस्त किया, बेस तैयार किया। तो ये बेसिकली क्या है, पुनर्जागरण का है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पुनर्जागरण में जो बढ़ोतरी हुई चीजें रहे। तो पुनर्जागरण का जो ये आर्थिक प्रभाव है वो ये है। और अगला हेडिंग दे लेंगे पुनर्जागरण का भौगोलिक प्रभाव। पुनर्जागरण का भौगोलिक प्रभाव। जियोग्राफिकल इंपैक्ट। तो हमने पुनर्जागरण का सोशियो इम्पैक्ट देखा, पॉलिटिकल देखा और साथ साथ जो कि है इकोनॉमिक देखा। उसी में जियोग्राफिकल इम्पैक्ट जो अभी हम बोल रहे थे वही बात फिर से। तो इसमें जियोग्राफिकल इम्पैक्ट पढ़ा, क्या क्या जियोग्राफिकल इम्पैक्ट पढ़ा याद कीजिए। जो हमने अभी बात की कि भाई पुनर्जागरण के दौरान क्या हुआ, याद करिए। यही हुआ कि यूरोप वाले मुख्य रूप से ये जानते थे, अभी तक वो क्या जानते थे, केवल यूरोप को जानते थे, थोड़ा बहुत वो अफ्रीका को जानते थे, वो भी बीच वाला हिस्सा नहीं। यूरोप के लोग यूरोप के केवल इधर तटों से परिचित थे, थोड़ा बहुत एशिया वगैरह तक जानते थे, बस इतना है। इस दौर में क्या है, नॉर्थ अमेरिका की खोज, साउथ अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, पृथ्वी का लगभग पूरा हिस्सा। तो पुनर्जागरण का दुनिया को खोजने और दुनिया के भूगोल पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, इसी से पॉइंट निकालिए। कार्टोग्राफी, मानचित्रण की समझ। पहले मनुष्य इस पृथ्वी को थोड़ा बहुत समझता था, अब कंप्लीट कार्टोग्राफी, मानचित्रण हुई।
नए रूट्स, नए मार्ग, न्यू प्लेस के मानचित्र बनाए गए, खोज हुई। खोजियों ने नए नए स्थानों की, उत्तर अमेरिका खोज लिया गया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब। तो ये सब खोजें हैं। तो एक एक दो दो लाइन ये चीजें आपको आनी चाहिए, है कि नहीं। तो अगला पुनर्जागरण का जो भौगोलिक प्रभाव उसमें लिख लेंगे। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया। बेरेनासा इनकरेज्ड साइंटिफिक थिंकिंग। बेरेनासा encouraged scientific thinking, aiding the understanding of the earth, aiding the understanding of the earth's shape and structure, aiding the understanding of the earth's shape and structure। हिंदी में हो जाएगा, पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया जिससे पृथ्वी के आकार यानी साइज और संरचना को समझने में मदद मिली। एडवांसमेंट्स इन कार्टोग्राफी, मानचित्रण को इससे बल मिला। एडवांसमेंट इन कार्टोग्राफी led to the creation of more accurate maps, led to the creation of more accurate maps। तो मानचित्रण में प्रगति हुई जिससे अधिक सटीक मानचित्र बनाना संभव हुआ। मानचित्रण में प्रगति हुई जिससे अधिक सटीक मानचित्र बनाना संभव हुआ। उसी में कॉमा दे के पैराग्राफ चेंज कर लेंगे ना। अनेक नए स्थानों, महाद्वीपों, है ना, और मार्गों की खोज हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लेसेज, कॉन्टिनेंट एंड रूट्स। अनेक नए स्थानों, महाद्वीपों एवं मार्गों की खोज हुई। डिस्कवरी ऑफ ना न्यू प्लेस, कॉन्टिनेंट, रूट्स एटसेट्रा। नए स्थानों, महाद्वीपों एवं मार्गों की खोज हुई। जैसे एग्जाम्पल, और कुछ नाम लिख लीजिए। नाम हम बोलेंगे, उसको लिख लीजिएगा। पार्थलेमा डियाज, पार्थलेमा डियास, पार्थलेमा डियास। इसके आगे डैश देकर लिख लेंगे अफ्रीका। उत्तर हिंदी में कहते हैं ना उत्तर मासा। अंतरीप, अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप। उत्तर मासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप इन इंग्लिश, केप ऑफ गुड होप इसे को बोलते हैं। इसका मतलब ये पार्थलेमा डियाज यहां पुर्तगाल का रहने वाला था। यहां से अफ्रीका के यहां तक आके, और ये जो निचला हिस्सा है जहां से इधर से अटलांटिक, इधर से इंडियन ओशियन मिलता है, यहां पे लिखा हुआ है मैप में केप ऑफ गुड होप। यहां तक पहुंच के चला गया था। और वर्ष लिख लीजिएगा उसके बगल में 1487। और जो ये पॉइंट लिख रहा है एबीसी कर लीजिए, ए पार्थलेमा डियाज। तो हमने कहा कि नए स्थानों, मार्गों की खोज हुई, उसमें एग्जाम्पल के साथ पार्थलेमा डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक की खोज की। एक चीज। अगला दूसरा पॉइंट, कोलंबस। दूसरा लिख लेंगे कोलंबस एंड अमेरिगो वेस्पुची। कोलंबस और अमेरिगो वेस्पुची, कोलंबस एंड अमेरिगो वेस्पुची। डैश देके अमेरिका, ब्रैकेट में लिख लेंगे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड इसको लोगों ने उस समय नाम दिया। तो ये बी है। और यह खोज कब हुई? 1492, पहली बार जो कोलंबस पहुंचा था। बी में 1492। उसके बाद तीसरा लिख लेंगे सी। सी में कौन होगा? इंडिया। सी में लिखिए वास्को डी गामा। डैश देखे भारत 1498। अगला कैप्टन कुक। कैप्टन कुक, डैश देखे ऑस्ट्रेलिया।
एग्जैक्ट वर्ष मेरे ख्याल से 15-17 वगैरह होगा, देख लेंगे आप। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया। लास्ट में एक और लिखे लीजिए, मैगलेन। मैगलेन डैश देखिए, अटलांटिक टू पैसिफिक ओशियन रूट्स, अटलांटिक से प्रशांत महासागर के मार्ग। ठीक है, यही है। तो चलिए, ये आपका क्या है, हमने कहा कि भाई भौगोलिक खोजें हुई। अब इन भौगोलिक खोजों से हमने क्या कहा, इसी पे एक अप्रोच बनाना है। कुछ कुछ चीजें जो चर्चा कर रहे हैं उसको थोड़ा उस सोच को, उस एंगल को, प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो कुछ डिबेट्स पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ अच्छे शब्दों पे और चीजों पे। पुनर्जागरण बेसिकली क्या है, दो प्रकार की विशिष्ट खोज के रूप में देखते हैं विद्वान, संसार की खोज और मनुष्य की खोज। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजों को लोग पहले नहीं जानते थे, संसार को भी लोग जानते थे, लेकिन हमने कहा कि सीमित संसार। तो कहा जाता है कि पुनर्जागरण एक तरीके से संसार की नई खोज थी, और मनुष्य को भी नई खोज। मध्यकाल में मनुष्य कहां पतन का शिकार हो गया था, तो पुनर्जागरण में हमने कहा कि मनुष्य की खोज से मतलब है मनुष्य के शक्ति, क्षमता, गुण, योग्यता, सामर्थ्य की खोज। और उस खोजों का, इस अप्रोच का ही वजह हुआ कि साहित्य में क्या शानदार चीजें लिखी गई, विज्ञान में नए आविष्कार हुए, तकनीकी में नई चीजें आई, है ना, सोच में, चिंतन में नई बातें आई। यही है मनुष्य की खोज। संसार की खोज का मतलब है इस पृथ्वी के नए मार्ग, नए स्थान, नए जगहों की खोज। और संसार में केवल पृथ्वी नहीं होता है, पूरा कॉस्मस, ब्रह्मांड की नई जानकारी। थ्योरी बदल गया, लियोसेंट्रिक टू जियोसेंट्रिक टू लियोसेंट्रिक ना। तो कई बार हो सकता है इसी पे सवाल ही रहे लाइन पे, ये सब हम कराएंगे। ये क्वेश्चन कि पुनर्जागरण संसार और मनुष्य की खोज थी, टिप्पणी कीजिए, कमेंट। पुनर्जागरण रेनेसां वाज डिस्कवरी ऑफ मैन एंड यूनिवर्स, मैन आर वर्ल्ड, कमेंट। ठीक है, यहां आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इसका जो भौगोलिक प्रभाव है कि नए नए मार्गों, स्थानों, द्वीपों की, जगहों की खोज हुई, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब दूसरा चीज क्या है पुनर्जागरण का, तो भौगोलिक खोजों का मतलब है कि अर्थ से जुड़ी हुई जानकारियों के अलावा जो ब्रह्मांड है, उन सारी जानकारियों को लिखना होगा अगर भौगोलिक खोज में आए तो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहे। हालांकि उसको हम वैज्ञानिक खोज में भी अलग से देखेंगे। अगला जो एक और चीज है मेजर, और वह है अगला प्रभाव जो डाल लेंगे, वो साहित्य पर प्रभाव, लिटरेचर पर प्रभाव। पुनर्जागरण का एक पहले मेजर हेडिंग दे लेंगे, कल्चरल इंपैक्ट, यानी संस्कृति पर प्रभाव। पहले ये मेजर कर लीजिए, मेरे ख्याल से चौथा पांचवा आपका पॉइंट होगा मेजर, और उसमें ABCD कर लेते हैं। ए लिटरेचर पर, फिर आर्ट पे कर लेंगे, फिर साइंस पे कर लेंगे। तो संस्कृति में सब आ जाता है, संस्कृति, कला, सब। तो हम लिटरेचर पर प्रभाव डालेंगे। लिटरेचर पर जो प्रभाव है उसको पहले एक दो लाइन में समझ लेता है। याद कीजिए जो हमने कहा कि जो रेनेसां हो रहा है 15वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में, और इसके पहले क्या है, मेडिवल एज है। कंपेयर करके हमेशा चीजों को ध्यान में रखना है। मेडिवल एज में क्या था, जो लिटरेचर था वो मुख्य रूप से जो लैटिन लैंग्वेज है उसी में लोग लिखते थे। और लैटिन क्या था, अपर क्लास का लैंग्वेज था, जो पादरी वर्ग है वही ज्यादातर समझता था। जनता की भाषा बहुत सारे लोग नहीं लिखते थे। मिडिवल एज का जो साहित्य था, इसकी जो खासियत थी, एक तो लैटिन में था, दूसरी क्या, रिलीजन सेंट्रिक।
स्वतंत्र बहुत सारे किताबें, रचनाएं विशेष रूप से नहीं लिखी जाती थी। वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं था, आम जनता की भाषा नहीं थी। साहित्य के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार, बहुत ज्यादा नहीं थे, सीमित लिमिटेड टाइप के लिटरेचर लिखे जाते थे। लिमिटेड टाइप, ये समझने के लिए सुनिए। रेनेसां में क्या हुआ, मजा आ गया, क्योंकि विद्वानों का उदय, कलम चलने लगा। पहले लोग केवल हाथ से लिखते थे, और यही दौर है कि गुटेनबर्ग जैसे लोगों ने छपाई मशीन, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी। तो जो भी लिखा जा रहा था वो हजारों के हाथों में पहुंचा जा रहा था। अब रेनेसां के दौरान जो लिटरेचर में प्रगति हुई, उसमें सुनिएगा, हमेशा 4-4, 5-5 की वर्ड उठा के रखना है, उसको याद रखना है, उसको मेमोरी में ढालते रहना है, कहानी बनाते रहना, वही से भाषा बनती है। क्या कह रहा, तो सुन लीजिए क्या रहा। एक तो क्या है कि हम अभी लिखाएंगे कि वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है, इसमें यानी आम जनता की भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा। धन्यवाद। कौन आम जनता की भाषा? अरे यूरोप भर में आम जनता की भाषा भाई, पूरे यूरोप में। आज यूरोप में अगर आप लोग जाएं तो ठीक है, ज्यादातर लोग आज अंग्रेजी भाषा लेते हैं, लेकिन सबकी अपनी है। स्पेन वाले स्पेनिश बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच, अंग्रेज, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, डच, सब तो लैंग्वेज ही है। तो लोग जगह जगह अपने अपने लैंग्वेज में लिखने वाले, इंग्लैंड वाले अंग्रेजी में, फ्रांसीसी फ्रेंच में, इटालियन, है ना। हमने कहा कि दाते डिवाइन कॉमेडी इस दौर का शानदार राइटर है, इटालियन में लिखता है वो। लियोनार्डो दा विंची इटालियन में लिखता है, इटली का है ना। ये देखेंगे पेट्रार्क जो कि है डेनिश में लिखता है। तो अलग अलग राइटर अलग अलग ढंग से इसमें लिखता है ना। बेकन इंग्लिश में लिखता है, इसी दौर का विद्वान है। आगे कुछ समय बाद शेक्सपियर। तो इस दौर में सब जो अपना जो लैंग्वेज था वो आ गया, है ना। दूसरा चीज क्या है, इस दौर में हमने कहा कि जो लैंग्वेज है, और अगर आप देखें ये, तो एक तो आम जनता की भाषा है। दूसरी चीज क्या है कि याद कीजिए, आज के 2025 और 10-15 साल पहले की भी चीजें आपको याद ही होंगी, कम से कम 8, 9, 10, 11 से। हाई स्कूल में आपने तमाम प्रकार के लिटरेचर के टाइप्स की चीजें हाई स्कूल इंटर में आप लोग पढ़े होंगे। कविता पढ़े होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में भी। कविता का एक स्पेशल टाइप होता है सोनेट। एक तो होता है पोएम, एक होता है सोनेट। अंतर बताएगा कोई क्या? हाँ, सोनेट इज ए 40 लाइन्स ऑफ अ पोएम, है ना। Who was the founder of sonnet? कई लोग हैं, लेकिन शेक्सपियर एंड सोनेट, शेक्सपियर को तो सोनेट के लिए कम जाना जाता है, दूसरे लोग। तो साहित्य एक प्रकार का हो तो कितना नीरस रहेगा, और जितना अलग अलग विविधता रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो जितना ये विविधता वाली चीजें आप 50 किस्म के पढ़ते हैं, सब इसी दौर से उठ खड़ा हुआ। इसके पहले तो एक ही 2 किस्म का था। तो इस दौर में लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के लिटरेचर लिखे, पोएम लिखा, सोनेट लिखा, क्रिटिक आलोचना, नॉवेल, ड्रामा। इस साहित्य में नई नई प्रकार की चीजें आ गई। तो हमने कहा कि जनता की भाषा में साहित्य, और साहित्य के विविध प्रकार। और याद करिए, पोएम, सोनेट, दुनिया में जितना भी आज तक कविता लिखा गया है, उसमें हर जगह क्या रहता है? प्रेम को मेन सब्जेक्ट बनाया जाता है। चाहे वो ह्यूमन, मनुष्य का प्रेम हो, या नेचर से जुड़ा हुआ प्रेम की विषय वस्तु है। एस्थेटिक्स को, सौंदर्य को, खूबसूरती को, सेंसिबिलिटी को, प्रेम को, मानवता को, इनको बनाया जाता है।
तो लिटरेचर का जब विषय प्रेम, मानवता, सौंदर्य आएगा तो उसे क्या है, मनुष्यता, संवेदनशीलता, मानवीयता, इसको बढ़ावा मिलेगा ना, ह्यूमैनिटी को। तो लिटरेचर में ये सब आ रहा है। तो इस दौर की ये खासियत है कि नए प्रकार के लिटरेचर, नए नए प्रकार के जो कि चीजें ये ध्यान में रहे। तो इसी में कुछ कुछ अब 2-4 लाइन मन करेगा तो और आयोडन कर सकता है कि पुनर्जागरण के दौरान कि साहित्य में धर्म के बजाय मानव केंद्रित अनुभव, साहित्य में धर्म की बजाय मानव केंद्रित अनुभव, भावना एवं तर्क, साहित्य में धर्म की बजाय मानव केंद्रित अनुभव, भावना एवं तर्क के विषयों की प्रधानता स्थापित हुई, तर्क के विषयों की प्रधानता स्थापित हुई। लिटरेचर शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रिलीजन टू, लिटरेचर शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रिलीजन टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशन एंड रीजन, शिफ्टेड टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशन एंड रीजन्स। वही लोक भाषाओं में या जनता की भाषा में है ना साहित्य उपलब्ध हुआ, जनता की भाषा में साहित्य लिखे जाने लगे। राइटिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेज, जनता की भाषा में साहित्य लिखे जाने लगे, राइटिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेज। इससे आम जनता तक साहित्य उपलब्ध हुआ। was encouraged literature accessible to the common man, encouraged literature accessible to the common man। साहित्य में यथार्थवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद को बढ़ावा मिला। रियलिज्म became central key in Renaissance literature, central key in Renaissance literature। और लिख लेंगे उसमें नाटक, कविता, गद्य, नाटक, कविता, गद्य, पद्य जो होता है ना, नाटक, कविता, गद्य, पद्य आदि की शैलियों में नवाचार हुए, यानी नई चीजें हुई। नाटक, कविता, गद्य, पद्य आदि की शैलियों में नवाचार हुए। इनोवेशन इन ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, इनोवेशन इन ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, नॉवेल, जोड़ लेंगे एक लाइन, that made literature more vibrant and multidimensional, that made literature more vibrant, that made literature more vibrant and multidimensional। इसने साहित्य को अधिक जीवंत एवं बहुआयामी बनाने का कार्य किया, इसने साहित्य को अधिक जीवंत एवं बहुआयामी बनाने का कार्य किया। उसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से साहित्य के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से साहित्य के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस revolutionized the dissemination of literature, dissemination of literature, DISSEMINATION, dissemination of literature। नाम लिख सकते हैं एक आध, है ना, लिख लेंगे कि इस दौर में अनेक लेखकों ने श्रेष्ठ रचनाएं लिखी, है ना, श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। ऑथर्स रोट
मैनी गुड लिटरेचर और एग्जाम्पल में दे सकते हैं दाते डिवाइन कॉमेडी, जैसे दाते श्रेष्ठ रचनाएं लिखी, जैसे दाते डैश द के डिवाइन कॉमेडी, कॉमा थॉमस मूर यूटोपिया, थॉमस मूर यूटोपिया, और कौन कौन है इस दौर में? मैकियावली द प्रिंस, मैकियावली द प्रिंस, एक्सेट्रा। अभी बहुत सारे, इरास्मस का है, प्रेज ऑफ फाली, दूसरे बहुत सारे हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला हेडिंग दे लेंगे कला पर प्रभाव, कला पर प्रभाव। कला में भी पहले चित्रकला, पेंटिंग, सुन लीजिए, सुनते रहिए। जो कला है इस दौर में, उसमें भी देखेंगे आपको बहुत सारे आप लोग देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। ऐसे फिगर वाले से समझाते हैं, वो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। ये वाली पेंटिंग आप जानते होंगे अच्छे से, क्यों? किसका पेंटिंग है? मोनालिसा। सुन लीजिए, फिर से कंपेयर करते। अगर आप लोग एंशिएंट यूरोप को देखेंगे तो हमने कहा कि क्रिएटिव में बड़ा धनी थे। एंशिएंट यूरोप में अरस्तु प्लेटो के जमाने में एक से बढ़कर एक लिटरेचर, पेंटिंग, आर्ट, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मेडिवल वाले में आपने क्या देखा कि ये चीज नहीं रह गई। मेडिवल एज में हर क्षेत्र में धर्म हावी, सामाजिक सोच पर, राजनीतिक तरीके पर, आर्थिक जीवन पर, उसी प्रकार साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, सब पर। साहित्य में अभी अभी आपने देखा कि धर्म के ही आगे पीछे और एकाध विषयों में, एकाध लैंग्वेज में बस लिखे, सीमित विषय, सीमित लैंग्वेज। मिडिवल एज में एक और चीज आप देखेंगे, जो कला है, आर्ट, इसमें भी देखेंगे बहुत सारे डाउनफॉल आ गए थे। पेंटिंग की बात करें, स्थापत्य कला, बिल्डिंग की बात करें, हर जगह ये दिखे। लेकिन जब ये हुआ पुनर्जागरण का दौर, तो पुनर्जागरण के दौर में एक से बढ़कर एक पेंटर उभरे और शानदार पेंटिंग यूरोप भर में की गई। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को बढ़ावा मिला समाज से। लोगों ने अपनी अपनी कलम चलाई लिखने में, अपनी अपनी कलम चलाई चित्र खींचने में, बिल्डिंग बनाने में, मूर्ति बनाने में। तो देखेंगे इस दौर में शानदार एक से बढ़कर एक चित्रकारियां आपको मिलेंगी। ये जो चित्रकारियां थी, इसमें उनमें दोनों विषय की चित्रकारी है। ऐसा नहीं है कि रेनेसां के दौर में लोग एक ही बार धर्म से बाहर हो गए, नहीं, ध्यान में रखना है। जो खोजबीन हो रहा था वो धर्म के ही साथ हो रहा था। लोगों ने धर्म का विरोध नहीं किया, धर्म के कुरीतियों का विरोध किया। ध्यान में रहे। ये नहीं कि किसी ने कहा कि बाइबल को नहीं मानेंगे या ईश्वर को ही नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। तो देखेंगे इस दौरान बाइबल के बहुत सारे विषयों को नए तरीके से लोगों ने पेंटिंग किया। एग्जाम्पल आप देखेंगे, लियोनार्डो दा विंची इस दौर का शानदार प्रतिभावान व्यक्ति है।
अनेक प्रतिभाओं, एक टैलेंट का नहीं, अनेकानेक टैलेंट के साथ, है ना, युक्त व्यक्ति। उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि इंजीनियर भी था, है ना, आर्किटेक्ट भी था, पेंटर भी था, थिंकर भी था, सब कुछ था। उसी ने ये पेंटिंग बनाई। क्या नाम है इनका, मैडम का? मोनालिसा। अब सुनने में आता है, अब तो इस पे तो नहीं आएगा, लेकिन सुनने में आता है कि जिधर से देखा जाता है उधर से मैडम मुस्कुराते हुए देखती हैं, है ना। अब मूल पेंटिंग अगर आप देखें तो कुछ ऐसा, इसका जो बनाने का जो ढंग है, इसमें देखिए क्या है। अब इस जो पेंटिंग में है एक रचनात्मकता शानदार है, इसमें कोई दुराई नहीं है ना। एक मुस्कुराती हुई स्त्री, रचनात्मक पीछे का दृश्य, ये सब है। इस प्रकार की पेंटिंग नहीं बनता था, तो उसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई। एक और पेंटिंग बनाई उसने, द लास्ट सपर, है ना। जो ईसा मसीह हैं, उनके जीवन में जो अंतिम रात्रि भोज था, उनकी कहानियां है कि भाई उनको सूली पर टांग दिया गया। उससे पहले लोगों ने सामूहिक जो कि भोज किया था, और उसके बाद जो कि दूसरे दिन उनको सूली पर टांगा गया था। तो इस प्रकार का उस विषय को उठा के इसने पेंटिंग की। तो हमने कहा कि कई सारे शानदार इस दौर में पेंटर हो रहे हैं, जिसमें एक नाम है लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा, द लास्ट सपर का पेंटिंग बनाया। एक और शानदार पेंटर हुआ माइकल एंजेलो, उसने द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन, इस विषय को खींचते हुए मैं जो कि है पेंटिंग बनाया। एक और चित्रकार हुआ राफेल। राफेल ने ईसा मसीह की मम्मी, कौन थी? मैडोना। मैडोना का पेंटिंग बनाया। और वहीं पे सिस्टीन चैपल का जो रूफ है, छत, उसमें पेंटिंग बनाई। और इस दौर के ये सब शानदार पेंटिंग है, ये देखेंगे आप। पेंटिंग का उदाहरण है कि पीछे बिल्डिंग और ये दो लोग हैं करुणा करते हुए, बातचीत करते हुए, है ना। मनुष्य के विषय, मनुष्य के सौंदर्य, मनुष्य के शरीर, है ना, उसकी खूबसूरती, संवेदना इत्यादि को पेंटिंग में स्थान दिया गया। ये सब उस दौर के पेंटिंग है, ये देखें। तो रेनासा की पेंटिंग बहुत शानदार पेंटिंग है। तो नए विषय और इन पेंटिंग को करने का नया तरीका, है ना, ध्यान में रहे। ऑयल पेंटिंग, कलर में अच्छे 100 में रंगों का प्रयोग, कलर कंपोजिशन बढ़िया है, रचनात्मकता बढ़िया है, विषय में विविधता है, संवेदना है, मानवीयता, मानव सौंदर्य इत्यादि को पेंटिंग में खींचा गया। तो जब कहेंगे कि कौन सा बदलाव हुआ, क्या खासियत था, तो ये 3-4 हमने कहा जो एंगल के आधार पर पेंटिंग की बात है आपको करनी होगी, ठीक है ना। तो उसी में कुछ कुछ राइट डाउन कर लेंगे। उसमें पहला सब हेडिंग लेंगे चित्रकला पर प्रभाव। उसमें पॉइंट वाइज कर लेंगे। अनेक नए रचनात्मक चित्र बनाए गए, मेनी क्रिएटिव पेंटिंग क्रिएटेड बाय आर्टिसन। अनेक रचनात्मक चित्र बनाए गए। है ना। अ ग्रेट वेव्स ऑकर इन पेंटिंग, अ ग्रेट वेव्स ऑकर इन पेंटिंग। चित्रकला में, है ना, एक व्यापक लहर आई, चित्रकारियों के निर्माण में एक व्यापक लहर आई। ग्रेट वेव्स इन क्रिएशन ऑफ पेंटिंग, जैसे आई डैश देखिए, उसमें लिख लेंगे कि चित्रकला में यथार्थवाद और मानव आकृति की सजीवता को महत्व दिया गया। चित्रकला में यथार्थवाद और मानव आकृति की सजीवता को महत्व दिया गया। रियलिज्म एंड लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर, रियलिज्म एंड लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स became central to the Renaissance painting. Realism and life like human figures became central to the Renaissance painting. अगला perspective, development of perspective technique.
इन पेंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव टेक्निक इन पेंटिंग, चित्रकला में परिप्रेक्ष्य की तकनीकी, परिप्रेक्ष्य की तकनीकी, पर्सपेक्टिव टेक्निक का विकास हुआ। चित्रकला में लिख दिए हैं परिप्रेक्ष्य की तकनीकी का विकास हुआ। डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव टेक्निक इन पेंटिंग, जिसमें चित्रों की गहराई और त्रिआयामी प्रभाव, जिसमें चित्रों की गहराई और 3 डायमेंशनल प्रभाव, जिसमें चित्रों की गहराई और त्रिआयामी प्रभाव को बढ़ावा मिला। एडेड डेप्थ एंड 3 डायमेंशनल इफेक्ट, एडेड डेप्थ एंड 3 डायमेंशनल इफेक्ट इन पेंटिंग, जिसमें चित्रों की गहराई और त्रिआयामी प्रभाव को बढ़ावा मिला। एक लाइन और जोड़ लेंगे, कलाकारों ने प्रकाश और छाया की विधि के प्रयोग से, लाइट एंड शैडो टेक्निक होता है, चित्रकारों ने प्रकाश और छाया की विधि के प्रयोग से चित्रों को अधिक प्रभावशाली बनाने का कार्य किया, कि विधि का प्रयोग से चित्रों को अधिक प्रभावशाली बनाया। यूज ऑफ लाइट एंड शैडो इनहांस द ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ पेंटिंग, यूज ऑफ लाइट एंड शैडो इनहांस द ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ पेंटिंग। इसमें एक आध लाइन जोड़ लेंगे, रेनेसां के दौरान महान पेंटर्स का उदय हुआ, है ना, ग्रेट पेंटर्स इमर्ज्ड इन रेनेसां, जैसे एग्जाम्पल लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, उसके आगे डैश देकर लिख लेंगे लास्ट सपर एंड मोनालिसा की पेंटिंग, द लास्ट सपर एंड मोनालिसा की पेंटिंग, लियोनार्डो दा विंची डैश द लास्ट सपर एंड मोनालिसा की पेंटिंग। अगला राफेल, उसी में राफेल, और राफेल के आगे लिख लेंगे पेंटिंग ऑफ यीशु एंड मैडोना, राफेल पेंटिंग ऑफ यीशु एंड मैडोना, तो यीशु और मैडोना का पेंटिंग, मैडोना इज द मम्मी ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसी में एक और है स्कूल ऑफ एथेंस की पेंटिंग, स्कूल ऑफ एथेंस की पेंटिंग, स्कूल ऑफ एथेंस हिंदी में लिख लेंगे। माइकल एंजेलो एक और पेंटर है, माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट एंड फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट एंड फॉल ऑफ मैन। ये सब उन चित्रों के नाम हैं जो ये चित्रकार हैं, उनके जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों के भी नाम है चित्रकारों के नाम के साथ। तो कम से कम एक दो तो जरूर याद होना चाहिए, मोनालिसा, मैडोना, लास्ट जजमेंट, बस आदि आदि करके हम लिख देते हैं अपनी बात। लेकिन हमने आपके नोट्स में भी ये सब चीजें हैं, तो ध्यान में रहे कि उसको 2 बार 3 बार याद करना, दोहराना, बहुत सारी चीजें। तो एक तो चित्रकारी पर प्रभाव है, अगला है स्थापत्य कला पर प्रभाव, है ना, आर्किटेक्चर पर अगला सब हेडिंग दे लेंगे। कला में भी बांट दिया है हमने कि पेंटिंग पर क्या प्रभाव, बिल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यह है। सुन लीजिए, स्थापत्य कला पर जो प्रभाव रहा उसको थोड़ा देख लेते हैं।
जो पुनर्जागरण से पहले जो मध्यकालीन दौर था उसमें ये सब बिल्डिंग स्थापत्य वगैरह बनाया जाता। पुनर्जागरण जब हुआ तो एक से बढ़कर एक बिल्डिंग आर्किटेक्ट लोगों ने बनाया। देखिए, अब कहानी सुनिए, यहां सामने सुन लीजिए, सामने देखिएगा, समझिएगा, फिर पॉइंट लिखना याद करना आपके लिए आसान होगा। ये एंशिएंट यूरोप है। हमने कहा कि ये मेडिवल यूरोप है, और रेनासा के साथ क्या है, मॉडर्न यूरोप चालू हो गया है। यहीं से यही टॉपिक हम देख रहे हैं। एंशिएंट यूरोप का अगर बिल्डिंग भवन की टेक्निक अगर देखें तो प्राचीन रोम का जो खंडहर है, रोमन शहर, अगर कभी आप लोग रोम में जाएं तो जैसे अपना हड़प्पा, कालीबंगा, हमने कहा कि इन साइट्स के जो पुराने बिल्डिंग जो है उत्खनन के बाद सुरक्षित रखे गए हैं। आज अगर कभी आप लोग घूमे जाए तो खुदाई के बाद तो देखने से लगता है कि कितना बढ़िया ये नगर शहर होगा, कितना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग होगा। तो अगर आप लोग रोम में जाएं तो एंशिएंट रोम में जो बिल्डिंग भवन है उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप लोग। रोमन कोलेजियम, कभी आप लोग हॉलीवुड की मूवी देखे हो तो देखेंगे पुराने जमाने की मूवी में हजारों लोग बैठ करके एक स्टेडियम में देख रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, सब तलवारबाज तलवार लड़ा रहे हैं। तो उस प्रकार के वो बिल्डिंग बड़े बड़े भवन बनाते थे। और एंशिएंट टाइम में जो वो बिल्डिंग बनाते थे उसको कहा जाता है रोमन ग्रीको स्टाइल या क्लासिकल स्टाइल। इसमें बिल्डिंग कैसे बनता है क्लासिकल स्टाइल में, कि कभी आप लोग दिल्ली गए हैं, दिल्ली गए कि नहीं आप लोग? दिल्ली तो गए ही होंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस गए हैं, है ना? और भी आर्किटेक्ट आप लोग किसी जगह जाते देखे होंगे कि बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे बनाए जाते हैं कि जैसे खूब चढ़ने के लिए सीढ़ी होगी इंग्लिश स्टाइल में। अगर बॉम्बे गए होंगे तो एल्फिंस्टन सर्किल, एशियाटिक सोसाइटी उसी से बना है। और तब क्या होता है, यहाँ बड़े बड़े पिलर इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये स्टाइल होता है। जियोमेट्रिकल ढंग से छत ढाला जाता है। इंग्लिश स्टाइल में देखेंगे आज भी लोग सामान्य शहरी जीवन में भी बना रहे हैं। बहुत सारे यूरोपियन स्टाइल के लोग बिल्डिंग बनते हैं, आवास बनते हैं, आपको यहां भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो बनाने का ढंग है इसको कहते हैं रोमन ग्रीको स्टाइल या क्लासिकल शैली, जिसमें पहले ऊंचाई पर, पहले तो खूब नीचे से नींव देके और ऊपर ऊंचाई लाई जाती है, खूब सीढ़ियां बनी रहती हैं, और उसके बाद आगे पिलर फ्रंट पे होता है, और ये जियोमेट्रिकल ढंग से जो कि क्या है छत ढाला जाता है। ये वाली एंशिएंट वाली स्टाइल थी। मेडिवल एज में क्या है कि लोग ज्यादातर कंपैक्ट भवन बनाते थे, खूब कसा हुआ। अब ये वाले भवन में क्या है कि चारों ओर से क्या है, वेंटिलेटेड होता है, हवादार होता है, खुला खुला रहता है। लेकिन मेडिवल काल में गोथिक शैली थी, गोथिक स्टाइल। गोथिक स्टाइल भी आप लोग फिल्मों में देखे होंगे। कभी कोई हॉलीवुड की मूवी या वेस्टर्न मूवी देखे हो जिसमें चुड़ैल वगैरह पे बना होता है, देखेंगे एकांत में एक किला टाइप का घर है, एकदम एकदम कंपैक्ट है, उसमें बाहर की रोशनी तक नहीं आ रही। तो इस प्रकार के जो बिल्डिंग बनते थे वो गोथिक शैली होता था मेडिवल एज में। तो मेडिवल एज में क्या है कि जो शैली थी भवन बनाने का जो ढंग था उसमें बड़ी कमियां थी। हवादार नहीं था, खुला नहीं था, उसमें विशेष रचनात्मकता नहीं थी, केवल ऊंचाई डाल के बना दिया जाता था। जब यहां रेनासा हुआ तो याद करिए, रेनासा अतीत से प्रेरित है। तो लोगों ने रेनासा के दौरान अतीत के इस मॉडल को प्रेरणा लेते हुए और मॉडर्न इंडिया में ये वाला मॉडल लागू किया, फिर से जो यहां बन रहा था फिर से यहां। तो यही है ना, क्लासिकल शैली को फिर से रिवाइव करना और बिल्डिंग बनाना। और कुछ कुछ साथ साथ
नए प्रकार के प्रयोग भी करना। एंशिएंट यूरोप में जो ये गुंबद है, आपके सामने दिख रहा है ना गुंबद, डोम, तो डोम और आर्क, गुंबद और मेहराब का जो शैली है, ये कहां इस्तेमाल किया जाता है कौन सी बिल्डिंग बनाने में? मस्जिद में। जितना मस्जिद होता है, मुस्लिम आर्किटेक्ट देखेंगे आप लोग तो ऐसे गुंबद बने होते हैं ना हर जगह, और मेहराब होते हैं। तो भाई गुंबद ये हो गया कि छत, अब जैसे यही बिल्डिंग है अपना, तो ये बिल्डिंग क्या है? फ्लैट रूफ है, पिलर लगा है और फ्लैट रूफ है। यह स्टाइल अपने यहां एंशिएंट इंडिया में भी था, हड़प्पा साहब समय में भी था। मंदिर में जो बरामदा है इसी स्टाइल में तो होता है ना, पिलर देके ऐसे छत डाला गया होता। लेकिन एक दूसरा छत ढालने का तरीका है, जब आप छत को ढालेंगे फ्लैट, तो नीचे आपको ये पिलर लगाएंगे तभी छत टिकेगा। जैसे इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, ऐसे है कि पिलर पे छत है। अब मान लीजिए आपको पिलर हटाना हो और छत ढालना हो तो क्या करेंगे? गुंबद बना देंगे बीच में। जब बीच में आप गुंबद बनाएंगे तो जो वेट है इस छत का वो चारों ओर फैल के दीवारों पर गिर जाएगा। यही होगा ना। जहां ज्यादा लोगों को बिना आमने सामने के अवरोध से बैठना होता है, वहां गुंबद वाली ही तरीका सही होता है। तभी तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में आप देख रहे होंगे, मस्जिदों में आप देखेंगे वहां भी ज्यादा लोग एक साथ बैठते हैं। तो गुंबद और मेहराब जो आप लोग मध्यकाल के दौर में अपने भी देश में बने, है ना, आज भी अपने देश में गुंबद मेहराब सेकुलर और रिलीजियस दोनों बिल्डिंग में दिखेगा। लेकिन ये गुंबद मेहराब मेडिवल एज का नहीं है, ये गुंबद मेहराब सब एंशिएंट रोमन स्टाइल का। वहां पे हमने कहा कि इंडोर स्टेडियम बनते थे, और अगर पिलर लगा के छत ढालेगा तब तो अवरोध हो जाएगा, इसलिए गुंबद मेहराब की शैली का जन्म। तो ये डोम और जो आर्क की जो शैली है, ये जो है यूरोपियन स्टाइल है, यूनान रोम के लोगों ने बनाया था, और वहीं से मध्यकाल में मुस्लिम जगत के लोगों ने अपनाया, इस्लामिक को मानने वाले। उनके लिए ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि एक साथ बैठना था तो पिलर लगा के छत नहीं डालेंगे। बाद में वो आए तो दिल्ली के सुल्तानों ने बिल्डिंग बनाया, मुगलों ने बनवाया, अंग्रेजों के समय बना। आज भी जहां हम सेकुलर बिल्डिंग इस तरह बनवाते हैं, कई मॉल्स वगैरह में आप देखेंगे वहां भी मिल जाता है। आज अगर बड़े मॉल्स हैं और खूब बड़ा सा उनको एक लॉन बनाना हो जिसमें पिलर ना हो, तो इस प्रकार के स्टाइल में वो ढाल देते हैं। तो देखेंगे, तो ये दो चीज ध्यान में रखना है। तो एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट यूरोप आधारित जो ग्रीको रोमन शैली थी, फिर से पुनर्जागरण में पुनर्जीवित किया गया, डोम और आर्क, और इसमें बिल्कुल बाकायदे वैज्ञानिकता का इस्तेमाल करते हुए, है ना, बाकायदे एक एक मैथमेटिक्स के आधार पर कैलकुलेशन, आर्किटेक्ट जो प्लानिंग होती है ना, तो आर्किटेक्चरल मैथमेटिकल प्लानिंग के आधार पर सब बिल्डिंग वगैरह बने, और सब उसी दौर के बिल्डिंग है। सोचिए 600-700 साल से हैं। आप इटली में चले जाइए तो आज इटली में ऐसे बिल्डिंग मिलेंगे जो रेनेसां के दौर में बने थे, इनलाइटमेंट के दौर में बने थे, है ना। बिल्डिंग में दम है। जैसे अपने ही यहाँ देखिए, अपने यहाँ के भी लोग बड़े इस मामले में दक्ष होते थे। हजारों वर्ष पुरानी मंदिर हवा में खुली हुई, सब उसमें दम है तभी तो वो खड़ा है। उसी प्रकार यूरोप में भी ये है। तो यहां भी ये चीजें इसमें राइट डाउन कर लेंगे आर्किटेक्चर वाले में, है ना, कि स्थापत्य कला में अनेक नवीन बदलाव हुए, है ना। न्यू आर्किटेक्चरल टेक्निक इमर्ज इन आर्किटेक्चरल, न्यू आर्किटेक्चरल टेक्निक इमर्ज्ड। स्थापत्य कला में नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे नए तकनीकों एवं शैलियों का विकास हुआ, न्यू टेक्निक एंड स्टाइल। जैसे पहला पॉइंट वाइज कर लेंगे कि प्राचीन ग्रीक और रोमन शैली को फिर से पुनर्जीवित किया गया।
प्राचीन ग्रीक एवं रोमन शैली को फिर से पुनर्जीवित किया गया। रिवाइव्ड क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। रिवाइव क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा पॉइंट, हार्मोनी प्रोपोर्शन एंड बैलेंस। हार्मोनी प्रोपोर्शन एंड बैलेंस became central figures in building design. Harmony, proportion and balance become central features in building designs. भवनों के डिजाइन, भवनों के डिजाइन ब्रैकेट में आकृति में अनुपात, संतुलन एवं सामंजस्य, अनुपात, संतुलन एवं सामंजस्य को बढ़ावा मिला। अगला, गुंबद, स्तंभ और मेहराब का व्यापक प्रयोग। डोम्स, कॉलम्स and arcs were extensively used in architectural structure. Domes, columns and arcs were extensively used in architectural structure. भवनों में गुंबद, स्तंभ और मेहराबों का व्यापक प्रयोग किया गया। एक लाइन और जोड़ लेंगे। वास्तुकला में व्यापक प्रयोग किया गया। अगला, वास्तुकला में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया। अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच मेड आर्किटेक्चर मोर फंक्शनल एंड वेल स्ट्रक्चर। ए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच मेड आर्किटेक्चर मोर फंक्शनल एंड वेल स्ट्रक्चर। वास्तुकला में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया जिससे भवन अधिक उपयोगी और सुगठित बने। है ना? उसी में लाइन जोड़ लीजिएगा। वास्तुकला में गणितीय और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। वास्तुकला में गणितीय और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल वेयर इंक्रीजिंगली अप्लाइड इन आर्किटेक्चर। मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल वेयर इंक्रीजिंगली अप्लाइड इन आर्किटेक्चर। वास्तुकला में गणितीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग को काफी बढ़ावा मिला। एक दो नाम लिख सकते हैं। ब्रूनेलेस्की, अल्बर्टी। इस दौर के महान आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे। ब्रूलेंस्की एंड ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, मूर्तिकला पर प्रभाव। इंपैक्ट ऑन स्कल्पचर। मूर्तिकला पर प्रभाव। तुमने कहा कि सब ये इस दौर के देखेंगे बिल्डिंग है, ये सामने आपका है, तो आप देखेंगे ये इटली में ज्यादातर इसमें से बिल्डिंग भवन है। अब मूर्तिकला में क्या है, इस दौर में देखेंगे कई सारी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियों में भी कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस दौर के जो मूर्तिकार हैं, डेविड की मूर्ति है,
ये इस दौर में सिस्टीन की छत पे पेंटिंग है, डेविड की मूर्ति है, जो देखेंगे इस दौर के सबसे बढ़िया मूर्तियों में से एक माना जाता है। अब सुन लो वही बात फिर से। मध्यकाल में भी मूर्ति लोग बनाते थे, लेकिन बस वही धर्म के आगे पीछे की मूर्ति। जब रेनेसां हुआ तो लोगों ने क्या किया, मनुष्य की मूर्तियों को महत्व दिया, मानवीय शरीर को, है ना, मूर्तिकारों ने ढाला। खूबसूरत जो दैनिक दुनिया से जुड़े हुए जो विषय हैं उनको मूर्ति में उतारा गया। तो इसमें भी 2-4 लाइन का एक लिख लेंगे कि मूर्ति कला में नए नए रूप रंग के मूर्तियों का निर्माण हुआ, नए नए रूप रंग के मूर्तियों का निर्माण हुआ। न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडल एंड इमेजेस बिल्ट इन स्कल्पचर। मानव शरीर की यथार्थवादी और सजीव अभिव्यक्ति पर बल दिया गया। मानव शरीर की यथार्थवादी और सजीव अभिव्यक्ति पर बल दिया गया। स्कल्पचर emphasized realistic and lifelike representation. Sculpture emphasized realistic and lifelike representation of the human body. Sculpture emphasized realistic and lifelike representation of human body. कलाकारों ने मानव शरीर की रचना का गहन अध्ययन किया तथा उसे मूर्तियों में उतारा। कलाकारों ने मानव शरीर की रचना का गहन अध्ययन किया तथा उसे मूर्तियों में उतारा। आर्टिस्ट स्टडीज एनाटॉमी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्कल्पचर। Studied anatomy and demonstrated in sculpture. Emotions, movement and mental status. Emotions, movement and mental status were expressed in sculptures. मूर्तिकला में भाव, गति और मानसिक स्थिति, मूर्तिकला में भाव, गति और मानसिक स्थिति को उकेरा जाने लगा। कुछ एग्जाम्पल देंगे। एक नाम है डेनाटोला, लिख देंगे। इस दौर के जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्तिकारों में, मूर्ति निर्माताओं में डेनाटोला, तथा एंजेलो, माइकल एंजेलो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी था, आदि मुख्य हैं। इस दौर के मूर्तिकारों में डेनाटोला और एंजेलो मुख्य हैं। डेनाटोला एंड एंजेलो वेयर मेन आर्टिसन इन रेनेसां। एंजेलो ने 2 खास मूर्ति बनाई थी, डेविड एंड पिएटा, ना ये चीज है। अभी आपने एक फोटो देखी थी डेविड की, मूर्तियों के नाम। लास्ट में कर लेंगे संगीत नृत्य। है ना, म्यूजिक। सुन लीजिए, जो पुनर्जागरण का दौर है, इससे पहले यूरोप में जो म्यूजिक वगैरह था वो बहुत सही नहीं था। केवल भक्ति से जुड़े हुए कुछ म्यूजिक और बहुत उबाऊ म्यूजिक जो किए जाते थे। जो मॉडर्न जो म्यूजिक है, ऑर्केस्ट्रा, ओपेरा,
ये सब इसी पुनर्जागरण के देन है। म्यूजिक को याद करिए, जिस म्यूजिक को आज आप देखते हैं, पुनर्जागरण से पहले क्या है कि जो सॉन्ग है, जो धुन है, मेलोडी है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इसको बजाने वाले सब अलग अलग होते थे। लेकिन म्यूजिक ने क्या किया कि ऑर्केस्ट्रा, पुनर्जागरण के दौर में ऑर्केस्ट्रा पद्धति को बढ़ावा मिला। ऑर्केस्ट्रा में गाने आप देखेंगे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार होते हैं और वे कलाकार क्या करते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। कोई उसमें ढोलक बजा रहा है, मान लीजिए, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, लेकिन सब एक ही लय ताल से बजाता है। इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन उसकी दिशा और ताल एक होती है। इसीलिए ऑर्केस्ट्रा का गाना इतना मेलोडियस, इंपैक्टफुल आपको दिखता है। ये सब जो है संगीत नृत्य की शैली इसी दौर में आई है। क्यों ऐसा है कि देखेंगे शुरू से ही म्यूजिक का संबंध साइंस से है। म्यूजिक अपने आप में एक साइंस है। साइंस को क्या परिभाषा है, पढ़ते हैं ना आप लोग? सिस्टमेटिक नॉलेज, सीक्वेंशियल नॉलेज, क्रमबद्ध और सुसंगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, परिभाषा है। जो क्रमबद्ध रूप से है, सीक्वेंशियल फॉर्म में है, नॉलेज अगर प्रेजेंट किया जाता है तो साइंस है। तभी तो आप कह देते हैं पॉलिटिकल साइंस। आप थ्योरी को क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं, सोशल साइंस। तो विज्ञान केवल वही नहीं है जो नेचुरल साइंस है। कोई भी चीज जब हम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ते समझते हैं क्रमबद्ध रूप से, वही विज्ञान है। तो मानविकी के विषय के भी अगर हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो विज्ञान कहते हैं, और नेचुरल साइंस तो अपने आप में है, क्योंकि उसमें तो होता ही है क्रमबद्ध अध्ययन। म्यूजिक अपने आप में साइंस है। अपने यहां इंडियन म्यूजिक याद करिए, सारेगामा पा नी, ये ऐसे थोड़े आ गया। एक सुसंगता है, क्रमबद्धता है। बहुत सारे स्वर होते हैं, बोलने की आवाज होती है नेचर में। हम आप ही थोड़ी बोल रहे हैं। जंतु, जानवर, पशु पक्षी, हमारे आप से कितना जंतु जानवरों के जो ये ध्वनि होती है, साउंड होता है, वेव्स होता है, ज्यादा कर्णप्रिय होते हैं। कोयल की आवाज सुनते हैं आप लोग सवेरे सवेरे, मजा आ जाता है। दूसरे कई सारे पक्षियों की। तो लोगों ने इसी की नकल करके और तब म्यूजिक बनाया, अलग अलग जानवरों का दूसरा धुन लेके, और उसको एक क्रम में किया। अपने भी देश में म्यूजिक साइंटिफिक रहा है। तो एक तो ये है, और दूसरा म्यूजिक के साथ हमेशा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो तो मजा नहीं आएगा, केवल गाने की आवाज रह जाएगी, उसके साथ धुन नहीं होगा। मुंह से गाना और साथ साथ धुन, ट्यूनिंग, इन दोनों का महत्व है। और इसका संबंध है साइंस से। अब एंशिएंट वर्ल्ड में, मेडिवल वर्ल्ड में साइंस की सीमा थी ना, तो सीमित वाद्य यंत्र वगैरह लोगों ने खोज रखे थे। यूरोप में भी वही था। रेनासा के दौरान में जो नए साइंस के प्रयोग हुए, साइंटिफिक चीजें डेवलप हुई, इसकी वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे नए नए आ गए। और यही वजह है कि इस दौर में शानदार रेनासा, वो जो कि ऑर्केस्ट्रा का ये सब चीजें बने। तो उसमें 2-3 लाइन में ये भी लिख लेंगे कि म्यूजिक में, संगीत नृत्य में नए रूप रंग विकसित हुए, है ना। देयर वर मेनी न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांसेस डेवलप। संगीत में नए रूप रंग विकसित हुए। मॉडर्न संगीत का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न म्यूजिक एंड डांसेज। ऑर्केस्ट्रा और ओपेरा का इसी समय विकास हुआ, लिख लेंगे, ऑर्केस्ट्रा एंड ओपेरा। ओपेरा और ऑर्केस्ट्रा का विकास पुनर्जागरण के दौर में ही हुआ। लास्ट में लिख लेंगे पुनर्जागरण का विज्ञान पर प्रभाव, साइंस पर प्रभाव। बहुत सारी चीजें हमने जाना ही है, कुछ पॉइंट बस बोल दे रहे हैं, कुछ चीजें तो लिख लेंगे। और फिर उसके बाद पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक सोच और तर्क पर आधारित अध्ययन को बढ़ावा मिला।
पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक सोच और तर्क पर आधारित अध्ययन को बढ़ावा मिला। द रेनेसां इनकरेज साइंटिफिक थिंकिंग एंड rational inquiry. Renaissance encouraged scientific thinking and rational inquiry. Observation and experiment became the foundation of scientific study. Observation and experiment become the foundation of scientific study. प्रेक्षण और प्रयोग को वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला। प्रेक्षण एवं प्रयोग को प्रेक्षण कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण और प्रयोग को एक्सपेरिमेंट। प्रेक्षण और प्रयोग को वैज्ञानिक अध्ययन का आधारशिला माना गया। इससे विज्ञान में नई नई खोजें हुई। से विज्ञान में, साइंस में न्यू डिस्कवरीज हुए ना। सो न्यू डिस्कवरीज इन साइंस। एग्जाम्पल वही लिख लेंगे। कोपरनिकस पहला लियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। कोपरनिकस एग्जाम्पल, कोपरनिकस डैश देकर लियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। उसी में दूसरा एग्जांपल गैलीलियो डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप या सीधे टेलीस्कोप। इसने टेलीस्कोप की खोज की। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की खोज। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस या छपाई खाने की खोज। बेसिलियस मानव शरीर रचना, ह्यूमन एनाटॉमी। बेसिलियस मानव शरीर रचना, चिकित्सा शास्त्री है, मेडिकल। मानव शरीर रचना, ह्यूमन एनाटॉमी। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र आदि। यही है। मोटे तौर पर हम बात कर रहे थे कि भाई जब रेनेसां हुआ यूरोप में तो क्या हुआ। हमने कहा कि इस यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। 200 वर्षों तक लोगों ने साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोजें की, नए कार्य किए, आगे बढ़ के किए, अतीत से प्रेरणा लेकर किया। उन कार्यों में बड़ा मॉडर्न बल था। लोगों ने नए तरीके से सोचा, तर्क किए, प्रेक्षण किए, अनुभव किए और उसको विभिन्न कार्यों में अंजाम दिया। और इसकी वजह से हमने कहा कि समाज बदला, राजनीति बदली, धर्म, सोच, संस्कृति, कला, ज्ञान, विज्ञान। यही है पुनर्जागरण। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बदल गया। पुनर्जागरण में सामाजिक रूप से हमने देखा था कि बहुत सारे समाज में अच्छे मूल्य स्थापित हुए। पुरानी कुरीतियों के खिलाफ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी पुनर्जागरण की कई सारी आलोचनाएं हैं। अगर उन क्रिटिसिज्म को देखेंगे, आलोचना को, तो जो पुनर्जागरण है ना, और सुन लीजिए, यही आलोचना अपने देश में भी लागू होती है। अंग्रेजों के जमाने में अपने देश में, यहां इंडिया में 19वीं सदी में इसी प्रकार से लोगों ने साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्र में नए नए सुधार किए, सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार किए थे। उसी को हम कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का इंडियन रेनेसां, जो यहां 15वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में हो रहा है, वही इंडिया में 400 साल बाद हुआ था। इसी वजह से कई बार यूरोपीय, इंडियन और यूरोपियन रेनेसां में तुलना की जाती है।
जब आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि इधर और इधर में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं, अंतर है ना। अपने यहाँ जो 19वीं शताब्दी में आगे हुआ उसमें से बहुत सारी चीजें वैसी ही हुई थी। काफी किताबें लिखी गई, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, धार्मिक कुरीतियों पर यहां भी प्रहार किए गए जैसे यहां हुआ था। इसीलिए कभी कभी इससे इसकी तुलना की जाती है अपने वाले की। अपने वाले की भी बहुत सारी आलोचना है, सीमाएं हैं, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे। इनकी आलोचना और सीमाएं क्या है, आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि इनकी कुछ सीमाएं हैं उस दौर में। आप देखेंगे लिखने पढ़ने वाले लोग ज्यादातर कहां रहते हैं, आज भी ज्यादातर लिखने पढ़ने वाले लोग शहरों में रहते हैं ना। अपने देश की आबादी में गांव में जरा सोचिए कितने लेखक रहते होंगे, 1-2% लेखक गांव में नहीं रहते होंगे, है ना सर। विद्वान, मूवमेंट को चलाने वाले नेता, तो ये जो रेनेसां है इसको कहा जाता है कि ये केवल शहरी आंदोलन था। तो केवल शहर के लोगों के जीवन में तो बदलाव हुआ, गांव वाले वैसे ही पुराने जगह बने हो। ये सीमा है, इसको फैलाना चाहिए था। दूसरा क्या है कि अभी भी इसमें काम करने वाले या जिनको महत्व मिला, जो आगे बढ़ने का जिनको अवसर मिला, उनमें कुछ शहरी भद्र पुरुष, इलीट क्लास, शहर में जो थोड़ा खाते पीले पैसे वाले लोग होता है, केवल वही। शहर में भी वर्कर, मजदूर नहीं, ग्रामीण जीवन का तो किसान बिल्कुल नहीं, गांव के लोग तो बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसा आंदोलन जिसमें कुछ लोगों का जीवन सुधरे, बाकी लोगों का न सुधरे, तो उसकी आलोचना तो करेंगे कि इट हैड लिमिटेशन, उसकी अपने आप में सीमाएं थी। इसी दौरान क्या है, महिलाओं का तो और, वुमेन्स का और कंडीशन खराब, मुख्य रूप से पुरुषों का है। बहुत मुश्किल से महिला जीवन के कष्ट को कहीं कहीं लिखा लेखकों ने। तो लेखक जब भेदभाव करेगा, पुरुष के कष्ट, समाज के कष्ट को दिखाए और महिला के कष्ट न दिखाए, तो आलोचना होगी उसकी ना। उन दौरान महिलाओं के जीवन में तमाम कष्ट थे भाई, चार दीवारी में रहना, शिक्षा से अवसर नहीं, संपत्ति में भागीदारी नहीं, घर के या बाहर के निर्णय में भागीदारी नहीं, औरतों को एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, आर्टिकल के रूप में। वो महिलाओं की समस्या पुनर्जागरण में भी वैसे ही बनी रही। गिनी चुनी एकाध कहीं कहीं नाम मिलता है कि हाँ कुछ महिलाओं ने कुछ लिखा बोला। यहां तक कि कई जगह यूरोप में महिलाओं को डायन कहकर जलाया जाता था। अगर कोई महिला किसी पुरानी मान्यता को अगर विरोध कर रही है तो उसको अरे ये तो डायन है, डायन कह के मार देते थे सब। अभी भी देखेंगे अपने भी देश में कभी कभी डायन आता रहता है। अभी 5-6 दिन पहले, कुछ 10 ही दिन पहले बिहार का एक न्यूज था, जहां ज्यादा पिछड़ापन चीजें रहेंगी वहां रहेगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी इसकी कमियां थी। पुनर्जागरण में लोगों ने जो काम किए उसमें सीमित प्रभाव पैदा हुए, कुछ ही लोगों को मौका मिला, सामाजिक जीवन में समस्याएं बनी रहीं, धार्मिक टकराव और चीजें बनी रहीं, ये इसके लिमिटेशन। लेकिन फिर भी जब पुनर्जागरण को हम देखते हैं तो उसके सीमाओं के बावजूद, किसी भी व्यक्ति, कोई भी युग उसके सीमाओं के साथ आकलन करते हैं। थोड़ी बहुत सीमा हो लेकिन प्रभाव ज्यादा हो, बातें ज्यादा अच्छी हो, तो हम उसकी प्रशंसा तो करेंगे। कुछ मामलों में पुनर्जागरण की सीमाएं थी, लेकिन अपने आप में पुनर्जागरण ने जो दिया था वो अपने आप में बहुत सारा बदलाव को जन्म दिया था। और वो बदलाव थे कि इसी पुनर्जागरण ने मनुष्य को महत्व दिया, तर्क विवेक को महत्व दिया, आधुनिक खोजों को बढ़ावा मिला, और उसमें खासकर व्यक्तिवाद, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे जो मूल्य थे वे आधुनिक मूल्य थे। और दुनिया को, यूरोप को आधुनिक बनाने में इसकी विशिष्ट भूमिका रही। आज की दुनिया जो इतनी मॉडर्न है, इन सब विशेषताओं से युक्त है, तो उसकी नींव यहीं रखी जा रही थी। तो आज की दुनिया जो ये टॉप लेवल पर पहुंची है, पुनर्जागरण ने उसको आधारशिला, फाउंडेशन बनाने का काम किया था। ये इसका इंपॉर्टेंस है ना ऐसा। तो जब आप लिखते हैं तो हमने क्या कहा था कि पहले ही कि जब डायमेंशन में जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे शुरू में ही, तो हमने कहा कि डायमेंशन में आपका कि भाई पहले रेनेसां का कंसेप्ट क्या है, रीजन क्या है ना, परिणाम क्या है, तो ये टुकड़े टुकड़े में, और तब इस टॉपिक को तैयार करेंगे। यही है। बाकी इस पे हम कल प्रश्न कराएंगे। कल आधा क्लास केवल हम बैठा के प्रश्न कराएंगे, कहेंगे यहीं लिखिए, यहीं बताइए।
तो अच्छी से तैयारी करके आइएगा, खूब 2-3 राउंड पढ़ के रिवीजन करके खूब, ताकि रिवीजन रहेगा तो तुरंत लैंग्वेज आपका दिमाग बनाता जाए। तो इस पूरे टॉपिक पे कल हम एक तो 15 वर्ड वाले, 50 वर्ड वाले, 100 वाले और 200 वाले भी कराएंगे, और तब उसके बाद कुछ आप लोगों को घर से करने कुछ क्वेश्चन देंगे, फिर घर से लिख के लाके दिखाइएगा। तो पहले यहां कराएंगे, बार बार चर्चा करेंगे और मॉडल आंसर दिखाएंगे कि जो आप सोच रहे हैं उसमें और पॉइंट हो सकता है, और पॉइंट लिखना कम, बहुत अच्छा लिखना तुरंत नहीं आ पाता है। जितना प्रयोग करेंगे, जितना याद करके रिवीजन करेंगे और जितना लिखते जाएंगे उतना आता जाएगा। तो उसमें कल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स है, एक तो हमारे यहाँ से अपने यहाँ से मिल रहा है अलग अलग, और दूसरी बात है कि इसके अलावा आप लोगों को हमने कहा कि एक एनसीईआरटी जरूर रखें। एनसीईआरटी को साथ साथ मिला के, और कम से कम जिस पढ़ाई को यहाँ 1.5 घंटे में पढ़ रहे हैं, 1.25-2 घंटे, घर पे 3 से 4 घंटा दीजिए। अब इधर आप लोग डबल कर ले रहे हैं तो आज बहुत आउटपुट शाम को नहीं निकलता हो। घर पे आराम जाइए, खाना खाइए, है ना, थोड़ा बहुत दोहरा के सो जाइए। मॉर्निंग में जो किए उसको 2 घंटा 2.5 घंटा, है ना, 2-3 फेज में जितने पढ़ रहे हैं उसको टुकड़े टुकड़े में याद। और ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने में भी तरीका अपनाइए, साइंटिफिक मैनर। 20-25 शब्दों में कोई भी संकल्पना याद कीजिए, 20 वर्ड में, वही भाषा खुलेगा। पुनर्जागरण के जो परिभाषा याद हो जाएगा वो हमेशा वही, एक आंदोलन था, फलाने फलाने टाइम में हुआ था, इस दौरान में साहित्य कला, ज्ञान विज्ञान इत्यादि में नई खोज हुई, और इन खोजों ने यूरोप को मध्यकाल से निकालकर मॉडर्न में पहुंचाया। इसमें अतीत से प्रेरणा ले गए थे, हो गया पुनर्जागरण। नाम ही है पुनर्जागरण, दोबारा जागो। लेकिन केवल अतीत में जो हुआ था केवल वहीं तक ये लोग सीमित नहीं रह गए, ये तो नया नया करके आगे निकल गए। तो जो भाव है वही आपकी समझ वही भाषा में बन जाती है। लिखने वालों का तरीका अलग अलग किताबों में, अलग अलग नोट्स में अलग हो सकता है, बात वही है। क्यों हुआ ये पुनर्जागरण? 5-6 पॉइंट। उस दौरान कौन कौन खास लोग हुए, क्या क्या कर रहे थे? तो 2-2 आदमी लिटरेचर में, 2-2 आदमी कला में, 2-2 संगीत में, 2-2 समाज राजनीति में जो कर रहे थे। फिर इंपैक्ट हर फील्ड में जो हमने आज की। तो टुकड़े टुकड़े में बांटना, सारे टुकड़ों को जोड़ के और एक साथ देखना और छवि बनाना, ये ध्यान में रहे। यही होता है पढ़ना, समझना, याद करना बार बार, और तब लिखना। क्लियर है? चलिए कल मिलते हैं हम।